हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका वाराणसी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा यहां पर दूसरा दिन है। पहले वीडियो में हमने आपको काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके आसपास के दूसरे मंदिर, रामनगर और फिर गंगा घाट तथा गंगा में बोट राइड और आरती के दर्शन कराए। आज हम जा रहे हैं सारनाथ, जो वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हम ट्रेन से सारनाथ जा रहे हैं। आप चाहें तो आपको ऑटो भी मिल जाएंगे सारनाथ के लिए, और इस ट्रेन के अंदर किराया है 30 रुपये। बनारस स्टेशन पर यह ट्रेन 9:15 बजे आ जाती है। एक पैसेंजर ट्रेन है ये। इसके बीच में 2 स्टेशन पड़ते हैं, वाराणसी कैंट, उसके बाद वाराणसी सिटी आएगा। यदि आपने कैंट के आसपास रूम ले रखा है तो आप डायरेक्ट वाराणसी कैंट से ही ये ट्रेन पकड़ सकते हैं। वाराणसी कैंट स्टेशन पर यह ट्रेन 9:30 बजे पहुंचती है और 10 बजे ये ट्रेन सारनाथ पहुंच जाती है। सारनाथ 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो सारनाथ से ही बुद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दूसरा, यहाँ की खुदाई के अंदर लायन पिल्लर निकला था, जिसको बाद में भारतीय सरकार ने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया। हम सारनाथ से भी आगे उमराहा नामक जगह पर जा रहे हैं, जहाँ पर एक मंदिर निर्माणाधीन है। पिछले दिनों आपने न्यूज़ में देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन करने गए थे, तो हमने भी सोचा कि उद्घाटन कर दिया तो ये मंदिर चालू हो गया होगा, लेकिन जाकर देखा कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसकी तस्वीरें वगैरह बहुत ही अट्रैक्टिव थी, तो इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। ये 7 मंजिला एक भवन है, जिसके अंदर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। यदि आपने कोई भी अक्षरधाम मंदिर देखा है तो उसी तरह की डिजाइनिंग यहाँ पर दीवारों पर की गई है। ये एक तरह से ध्यान साधना केंद्र है और किसी प्राइवेट संस्था द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पर हम होके आए और वापस हमने यहाँ तक जाने के लिए ऑटो किया था, जिसने 300 रुपये लिए, और वापस फिर हम आ गए सारनाथ के चौक पर, म्यूजियम चौक जिसको बोलते हैं। सारनाथ का जो मेजर अट्रैक्शन है वो है ये म्यूजियम। यहाँ पर जो हमारा लायन पिल्लर है वो रखा गया है, जो ओरिजिनल खुदाई में निकला था। अभी कोरोना के चलते म्यूजियम के अंदर एंट्री नहीं अलाउड है। मेरे पास ये कुछ पुरानी तस्वीर है, उनके माध्यम से मैं आपको म्यूजियम की झलक दिखाता हूँ। म्यूजियम के अंदर एंट्री टिकट उस समय 5 रुपये हुआ करती थी, शायद अभी भी 5 रुपये। ये वो लायन पिल्लर है, जिसको बाद में भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बना लिया। और ये वो साइट है जहाँ पर खुदाई की गई थी। ये ओरिजिनल साइट है, इसके अंदर खुदाई की गई थी। आप देख सकते हैं कि ये जो अलग अलग ट्रेंच बनाई गई है, यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी। ये सारा एरिया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी ASI के अंडर आता है। यदि आप यहाँ की टिकट वगैरह भी लेना चाहते हैं तो वो ASI से PUSI करके बुक कर सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल कोरोना के चलते सारी चीज़ें बंद हैं। यहाँ पर एक जैन मंदिर भी है, और अभी हम जैन मंदिर के अंदर जा रहे हैं। 11:30 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और इस मंदिर से ही आप ये देख सकते हैं, ये संरचना है, इसको बोलते हैं धमक स्तूपा। ये मेन स्तूपा है, और ये वो जो जैन धर्म का मंदिर है वो है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सारनाथ एक बहुत ही पवित्र जगह है। ये जैन मंदिर भी बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। सारनाथ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म को माना जाता है, उन सभी कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपने अलग अलग टेंपल बनाए हुए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये श्रीलंका वालों ने बना रखा है अपना, और उसी स्टाइल में बनाया है जहाँ पे मतलब श्रीलंका में जो ओरिजिनल कैसे मंदिर होते हैं उस तरह की स्टाइल में ये मंदिर बनाया गया है। हर कंट्री ने ऐसे ही किया हुआ है यहाँ पे, कि उनके जो देश में जिस तरह के बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, उसी की टिपिकल शेप यहाँ सारनाथ में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जैन धर्म का भी मंदिर है, तो उन्हीं की ये धर्मशाला है। यहाँ पर और कई सारे गेस्ट हाउस और होटल भी हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और ये एक सारनाथ का मंदिर है। अगेन हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो 11:30 बजे तकरीबन ये जो मंदिर है ये बंद हो गए थे, और कुछ मंदिर कोरोना के चलते भी बंद हैं। तो चाइना का भी यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं चाइना का मंदिर। तो जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी ने यहाँ पे अपने एक छोटे छोटे मंदिर इंस्टॉल कर रखे हैं। तो यहाँ पर
लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर लग जाएगा आपको घूमने में। हम जिस भी शहर में घूमने जाते हैं तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस से अपने एड्रेस पर एक पोस्ट कार्ड ज़रूर पोस्ट करते हैं। और पोस्ट कार्ड पोस्ट करने के बाद फिर हम पहुँचे जैपनीज़ टेम्पल देखने। ये जैपनीज़ टेम्पल है, बहुत ही अट्रैक्टिव था ये। जितने भी वहाँ पे टेम्पल बने हुए हैं उनमें से एक यूनिक था ये। जैपनीज़ टेम्पल के बाद फिर हम इस तिब्बत टेम्पल में पहुँचे। एक सर्कल के अंदर ये सारे मंदिर लोकेटेड हैं, तो यदि आप चलते जाएंगे तो बारी बारी करके ये मंदिर आते जाएंगे। और यहाँ पर लोगों ने अपने काफ़ी फार्म हाउस भी बना रखे हैं। ये थोड़ा सा वाराणसी के अंदर जैसे ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो यहाँ पर थोड़ी राहत है। डिफरेंट कंट्रीज़ के ये बौद्ध टेम्पल एक ही लाइन के अंदर है, यानी आप म्यूजियम चौक से स्टार्ट करेंगे तो बारी बारी ये अपने आप आते जाएंगे। हालांकि हमने गाइड कर लिया था, तो गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे चलते जाइए, बारी बारी रोड मेन रोड पर ही टेम्पल आते जाएंगे। शायद जैपनीज़ टेम्पल थोड़ा साइड में पड़ता है। फिर तिब्बत मोनेस्ट्री से हम शॉर्टकट मार के सीधा आगे चौखंडी स्तूपा पे। अगर हम सीधे रोड से जाते तो हमें घूम के आना पड़ता। जो स्तूपा जो बौद्ध धर्म के अंदर बनाए गए हैं, ये बताते हैं कि उस समय यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो गुरु थे उनको दफनाया जाता था। और यहाँ का सबसे जो मेन अट्रैक्शन था वो ये थाई टेम्पल, जिसको बनाने में काफ़ी समय लगा। और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा की 80 फीट ऊंची ये स्टैचू इंस्टॉल की गई है। बहुत ही सुंदर ढंग से मेंटेन किया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। एंड लकीली ये जो टेम्पल था ये खुला था। बाकी कुछ टेम्पल कोरोना की वजह से बंद थे और कुछ टाइम हो गया था, क्योंकि हम पहले वहाँ पर सौरवेद चले गए थे उमराहा में जो था। वापिस वाराणसी आपको जाने के लिए यहाँ से ऑटो मिल जाएंगे। ऑटो में किराया आपको 40 रुपये या 30 रुपये लेते हैं। यदि आपको डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलता तो आप पांडेपुर का पहले ऑटो पकड़ लीजिए और वहाँ से आप दूसरा ऑटो को मिल जाएगा। यदि ट्रेनों की बात की जाए तो गिनी चुनी ट्रेन ही यहाँ पर चलती है। जिस ट्रेन से हम आए थे वो शाम को 4:45 बजे यहाँ से चलती है। यदि यहाँ से आप कुछ गिफ्ट खरीदना चाहते हैं तो वो है लाइन पिलर के ये मिनिएचर, आप जरूर खरीदिएगा। यहाँ पर नज़दीक ही एक शॉपिंग आर्केड थी, जिसके अंदर यहाँ पर हमने ये देखा कि लोग कपड़ा बुन रहे थे। बनारस की जो सिल्क साड़ी है वो सारी दुनिया में फेमस है, तो हम चाह रहे थे कि कहीं पे जाके देखें कि कैसे ये साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो लकीली हमें इसी शॉपिंग आर्केड के अंदर ये लोग बुनकर दिखाई दे गए। उसके बाद हम वापस चल दिए। हम कैंट की बजाय मैदागिन जा रहे हैं। यदि बात की जाए कि वाराणसी में कहाँ पर रूम लेना चाहिए तो वो है कैंट रेलवे स्टेशन के सामने इंग्लिशिया लेन है। वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है और आपको सस्ते होटल और लॉज मिल जाएंगे। हम अभी जा रहे हैं संत कबीरदास जी का मंदिर देखने। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि काशी से बहुत सारे विद्वान जुड़े हुए थे, उन्हीं में से एक नाम है कबीरदास का। शायद ही कोई ऐसा नॉर्थ इंडियन हो जिसने कबीरदास के दोहे ना सुने हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ये ही दोहे पढ़ पढ़ कर सुनते हुए हम बड़े हुए हैं और आज तक हमें याद है स्कूलों में हमने पढ़े थे। तो इस गली पर पूरे दोहे लिखे गए हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कबीर मठ बोलते हैं इसको। और यहाँ पर हम आए हैं, बहुत ही शांत वातावरण था, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। हो सकता है कोरोना की वजह से यहाँ पर विजिटर्स कम रहे हों, लेकिन यहाँ पर जो कलाकृतियाँ थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। वो किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। थोड़ी देर तक हम यहाँ पर बैठे और यहाँ लोगों से बातचीत की। कबीर मठ से निकलकर हम बढ़े मैदागिन की ओर। और एक और मंदिर जो हमारा रह गया वो था काल भैरव मंदिर। काफ़ी फेमस मंदिर है ये भी वाराणसी का, बट हमारे पास टाइम लिमिट थी। और जब हम मैदागिन से जा रहे थे राजघाट की तरफ तो रास्ते में हमें ये स्वामी नारायण मंदिर देखने को मिला।
गुजरात के लोगों में इनकी मान्यता है। और यदि आपने दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर देखा है तो ये उन्हीं की संस्था द्वारा संचालित है। बहुत ही प्यारे कलर्स थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मंदिर था ये भी। राजघाट का जो मेन अट्रैक्शन है वो है संत रविदास जी का ये मंदिर। सफ़ेद संगमरमर से बने हुए इस मंदिर का निर्माण बाबू जगजीवन राम ने कराया था। आज भी उनकी जो बेटी हैं मीरा कुमार जी इनको स्पॉन्सर करती हैं। और सामने बहुत ही सुंदर गंगा जी का दृश्य है। और यहाँ का एक दूसरा जो मेजर अट्रैक्शन था, और मैं कहूँगा कि पूरे वाराणसी का जो मुझे सबसे अच्छा अट्रैक्टिव वो लगा, वो था ये पुल। नीचे इसमें ट्रेन चलती है और ऊपर सड़क भी बनी हुई है जिससे वाहन गुजरते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। दिल कर रहा था कि हम काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठे रहें, लेकिन हमारे पास टाइम आज बहुत कम था। आज शाम को ही हमें वापस जाना है। शाम को 7 बजे हमारी ट्रेन है। पिछले वीडियो में मैंने आपको रामनगर का पुल दिखाया और इस बार मैं आपको दिखाऊंगा ये राजघाट का पुल, जिसे शायद मालवीय ब्रिज बोलते हैं। और यहाँ से जब आप देखेंगे तो वाराणसी के अंदर एक नया घाट बनाया जा रहा है जिसे खिड़किया घाट बोलते हैं। तो वो उसका बहुत सुंदर नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देगा। हालांकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, वरना हम नीचे ज़रूर घूमने जाते। और यहाँ पर सीएनजी पंप भी लगाए हैं, जो स्टीम बोट वगैरह होती हैं उनके अंदर सीएनजी वगैरह फ्यूल करने के लिए। और अभी जो हमारा ऑटो वाला है हमें वो पुल क्रॉस करके पड़ाव नामक जगह पर छोड़ देगा। पड़ाव से फिर हमने ऑटो लिया अपने BHU गेट पर जाने के लिए, जहाँ पे हमारा रूम था। रूम से हमने अपना सामान उठाया और फिर हम चल दिए वाराणसी जंक्शन, जिसे कैंट रेलवे स्टेशन कहा जाता है, उसकी ओर, क्योंकि शाम की हमारी 7 बजे की ट्रेन है। वैसे 3 बजे से ही दिल्ली के लिए वाराणसी से ट्रेन चलनी शुरू कर देती है। आप चाहें तो यहाँ से वंदे भारत, जो भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है, वो भी वाराणसी कैंट से चलती है, लेकिन उसके अंदर किराया बहुत ज़्यादा है। 1500 किराया है, वो भी सीटिंग का। हम जा रहे हैं महामना एक्सप्रेस से। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 8 बजे हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतार देगी। यदि आपने मेरा वाराणसी का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेक करें। उसमें मैंने आपको बताया है कि वाराणसी की विजिट कैसे प्लान करें, कितना खर्चा आएगा। तो अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पर और ये है महामना एक्सप्रेस। ट्रेन के कोच पुराने हैं और नीचे वाली सीट पर सीधी हवा आती है, तो उसकी बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।